एक्सेल पे वर्क करना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क होता है, क्योंकि इसमें हम सिंपल फॉर्मूलाज को अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशंस इजी कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सेल रिलाइज ऑन फॉर्मूलाज, राइट? और फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के लिए हमें फंक्शंस, बस हमें फंक्शंस को यूज करना होता है और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं, जैसे कि सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, राउंड और इंटीजर। int का मतलब इंटीजर, एक्सपोनेंट, स्क्वायर रूट, प्रोडक्ट, पावर, मॉड्यूलस और सम। इन सब का यूज हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सम की। सम के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम कुछ भी फंक्शन को टाइप करने से पहले हमेशा इक्वल टू का यूज करते हैं। सम, और यहाँ पे हमारा सबसे पहला है p2। तो कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं q2। तो d2 तक गए और हमें मिल गया सम ऑफ these three numbers। अगर हम बात करें एवरेज की, एवरेज का मतलब होता है आपको, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज टाइप करेंगे, राइट? उसके बाद हम p2 c2 टाइप कर देंगे, तो हमें एवरेज मिल गया इन थ्री नंबर्स का 239.333, यानी कि 718/3। सिंपल है, राइट? अब ये एवरेज जो है मेरा, ये आया है पॉइंट डेसिमल्स में। अगर मुझे इसको राउंड अप करना हो तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है, इसको राउंड अप करना I2 को, तो राउंड अप करके वैल्यू दे रहा है मुझे 240। तो राउंड अप का यूज होता है यहाँ पर, ये देखो, ये राउंड अप करने के लिए हमने यूज किया राउंड अप, और किस वैल्यू को राउंड अप करना है, इस एवरेज को। तो नियर बाय एवरेज, नियर बाय राउंड अप, इसकी वैल्यू आई 240। देन कम्स मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है कि अगर सपोज करो ये मेरे पास एक टेबल है, ये मेरे पास एक डेटा है, इसमें से मुझे कोई मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, इक्वल टू मैक्सिमम। सपोज करो इन दोनों में से मुझे बतानी है वैल्यू, मैक्सिमम में मैं टाइप करूंगी p2 कोमा p2 एंड देन c2। तो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से जो आएगी वो टाइप हो जाएगी यहाँ पर। वैसे ही अगर मुझे इन सब में से कोई ना कोई लेनी हो, सपोज करो इनमें से कोई वैल्यू लेनी हो, सपोज करो 456 और ये 499, तो ये मेरा है D7 और ये मेरा D6 है, ये मेरा D7। तो मैक्सिमम वो D6 D7 करूंगी, तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी आउट ऑफ 499, 456 is 499। इसका रिवर्स हो जाता है हमारा मिनिमम। मिनिमम में मैंने फिर से लिखा D6 D7। तो आउट ऑफ 456 एंड 499 मिनिमम वैल्यू को वो एंटर कर देगा, तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। ये था हमारा सम का, एवरेज का, मैक्सिमम, मिनिमम, राउंड। अब हम बात करते हैं ऑड। ऑड के लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट ऑड नंबर, नियरेस्ट ऑड इंटीजर, यानी कि ऑड लिखूंगी यहाँ पर, एंड देन एवरेज क्या है I2 में, I2 टाइप किया। अब देखो नियरेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू आई मेरी 241। अब सपोज करो मैं एक और एग्जांपल लिखी। अब मैंने इसमें यहाँ पे डायरेक्टली लिखा B3 प्लस C3 प्लस D3, तो मेरे पास टोटल आया 668।
और इसका एवरेज निकालना हो मुझे अगर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक मेरे पास एक ऑटो फिल फीचर होता है। सबसे पहले जो वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ तक ड्रैग कर लेती हूँ। जब मैंने प्लस से ड्रैग किया ऑटोमेटिकली मेरे पास सबका टोटल आ गया। ये होता है ऑटो फिल फीचर। अब इसको हम फिर से समझते हैं। ये मेरा एवरेज आया है और यहाँ पे मैं लोएस्ट लोएस्ट राइट कॉर्नर पे जाऊंगी। ये जो सेल है ना, इस सेल के लोएस्ट राइट कॉर्नर पे जाऊंगी। तो जैसे मेरा कर्सर अभी व्हाइट कलर का है, इट टर्न्स टू ब्लैक, बोल्ड ब्लैक क्रॉस सिग्नेचर, क्रॉस कर्सर। अब इसको मैं जहां तक वैल्यू है वहां तक मैं इसको ट्रैक करूंगी, तो ऑटोमेटिकली सबका एवरेज आ गया। अब मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ राउंड अप एंड राउंड अप एंड odd integer, nearest odd integer value of an average। यहाँ पे था मेरा I2 और ये है मेरा I3। अब मैंने लिखा यहाँ पे राउंड अप एंड द वैल्यू इज रिटन एज I3, तो इससे राउंड ऑफ से वैल्यू मेरी आई 223। ठीक है, देखो यहाँ पे 239 में +1 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, 240 आ गया राउंड ऑफ करके, राइट। और यहाँ पे 222 222 है ना, और इसमें राउंड ऑफ करके वैल्यू क्या है 223। ये हो गया राउंड ऑफ का। अब हम बात करते हैं ओड की। ओड के लिए फिर से हम जाएंगे I3 पे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 223 अगेन, क्योंकि नियरेस्ट ओड इंटीजर हमारा ये हो गया। अब एक और फंक्शन होता है जो कि होता है INT। INT के लिए लिखा INT, देन पहले I2 के लिए चलते हैं। INT में आप देख पाओगे कि जो वैल्यू हमारी इंटीजर में है, राइट, वो उसी को कंसीडर करता है। जो डेसिमल में जो वैल्यूज हैं, इट विल नॉट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इट विल जस्ट टाइप द इंटीजर वैल्यू व्हाइल इग्नोरिंग द डेसिमल वैल्यूज। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अब मैंने I2 के लिए लिया था, वैसे मैं I3 के लिए ले रही हूँ। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 222 जो है 222 ही है। इट इज नॉट गेटिंग चेंज टू either 221 or 223। सो सिंपल। वैसे ही अब आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है स्मॉल ई। और स्मॉल ई की वैल्यू कैसे पता चलती है हमें? बाय राइटिंग EXP एंड 1। ऑलराइट, अब EXP की वैल्यू जो आई है, लेट मी डू इट इन अनदर कॉलम। यहाँ पर देखिए EXP और 1। हमारी EXP की वैल्यू होती है 2.71828128। ये हमारी होती है E की वैल्यू। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर EXP लिखती हूँ और 2 लिख देती हूँ, the value of EXP becomes 7.385। I think you understood up to this part. So इसमें आपने यहाँ तक समझा कि इंटीजर का मतलब क्या होता है और ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है। अंडरस्टूड। एक्सपोनेंट का मतलब होता है ये नेचुरल लॉगरिथम जो होता है ना, उस पे जो पावर रेस करते हैं उस नंबर को वो रिटर्न करता है। इसको आपको इतना डीपली समझने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको EXP की वैल्यू ये है, उसके बाद EXP की जो जो जैसे वैल्यू करते जाओगे वो चेंज करता रहेगा। EXP अगेन 3 ऐसे करके। इसके बाद आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब तो आपको पता ही है। अब आपने स्क्वायर रूट लिखा और अगर आपको सपोज 798 का निकालना है
798, तो आपके पास वैल्यू आ गई इसकी 28.24889378। वैसे ही अगर आपको स्क्वायर रूट किसी और नंबर का निकालना हो, लेट्स से 195, तो आ जाएगा। आपको इसमें कैलकुलेटर को यूज करने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू यूज एनी टाइप ऑफ browser to solve the value, to get the value of the particular problem. आपको simply square root लिखना है and then write the number of which you want to find the square root of. इसके बाद आता है प्रोडक्ट। हमने क्या किया था अब तक? सिंपल हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे B2 इंटू C2 इंटू D2 कर दिया, इससे मेरा प्रोडक्ट आ गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, PRODUCT B2 कोमा C2 कोमा D2, बस इससे सेम वैल्यू आ गई। ये होता है प्रोडक्ट का काम। अब हम पावर की बात करते हैं, ठीक है, पावर की बात करते हैं। सो यहाँ पर सपोज करो P और W किया, इसके बाद मैंने लिखा 798, या फिर लिखा, हाँ यहाँ पर लिखा E9 होगा, उसकी पावर क्या डाल दी 2, और यहाँ पे लिख, इसके पहले यहाँ पे हमेशा याद रखना हमें कि इक्वल टू, तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया, 798 का स्क्वायर आ गया। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली कोई और अगर वैल्यू लेती हूँ, सपोज करो जैसे कि 195, अब 195 का पे है, C9 पे है, C9 और इसका सपोज करो मुझे क्यूब निकालना, तो 3 लिखा C9 कोमा 3, और इससे मेरा क्यूब आ गया इसका 195 का। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब मैं सब डेटा को डिलीट कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस में मैंने यहाँ पे लिखा MOD, और फिर क्या लिखा, सपोज करो ये टोटल है मेरे पास B11, और कोमा कर दिया ये इस वैल्यू E2, तो मेरे पास क्या आ गया 477। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंपल वही है, B11 किया और यहाँ पे लिख दिया माइनस, राइट, माइनस करके क्या लिखा E2, तो 477 ही आ रहा। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला एक्सेल में होता है n माइनस डी इंटीजर ऑफ n बाई डी। यहाँ पे हमारा नंबर है, ये हमारा डिविडेंड है, जो ये हमारा डिवाइजर है, और इंटीजर ऑफ n बाई डी। अब ये समझते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा डिविडेंड है 1195, ओके, और हमारा जो डिवाइजर है वो है हमारा 718। सो पहले हम n बाई डी को करते हैं, ओके। n बाई डी को कैसे करेंगे, B11 बाई E2 करेंगे, क्योंकि n बाई डी है। ये हमारा 1.66 आया है। अब इसका क्या गिवन है, INT गिवन है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, INT लिखूंगी एंड देन उसके बाद इसको ब्रैकेट पैरेंथेसिस में एंटर कर दूंगी। तो 1.66 जो मेरी वैल्यू आई थी ना B11 बाई E2 करके, वो मेरी आई थी 1.66, और इसका इंटीजर मैंने किया तो मेरी वैल्यू आई 1, क्योंकि इंटीजर वैल्यू इंट फंक्शन का फंक्शन ये होता है कि वो डेसिमल प्लेसेस में जो भी वैल्यूज है उनको इग्नोर कर देता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही कंसीडर करता है। तो यहाँ पे 1 आ गया। तो आप देखोगे
ये हमारा n बाई टी 1 आ गया और इंटू टी। अब 1 इंटू यहाँ पे 1 हमारा कहाँ पे है, 1 इंटू ये 1 इंटू 7 18 क्या आएगा, 718 ही आएगा, राइट। और फिर 1 यहाँ पे n क्या है 1195, यानी कि P2 1195 माइनस कितना होगा 1 इंटू 718 718 ही रहेगा, तो हमारा वैल्यू 477 ही आएगा। तो मॉड्यूलस हमेशा हमें डिफरेंस ही देगा, हमेशा हमें डिफरेंस ही देगा जिस भी वैल्यू को हम करते हैं। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि मेरे पास नंबर है, सपोज करो कि लेट्स से 330 लेते हैं, 330 मेरा n है और d मैंने ले लिया है 190 को। अब यहाँ पर n मेरा हो गया 330 और d हो गया मेरा 190, तो यानी कि अब हम सबसे पहले n बाई डी करेंगे, यानी कि यहाँ पे n कहाँ पे है d2 पे ना, तो d2 डिवाइडेड बाई c2, तो मेरी वैल्यू क्या आई, इसके नीचे करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास n2 डिवाइडेड बाई यानी कि d2 डिवाइडेड बाई c2 करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे n2 है और ये c2 है, तो मेरी वैल्यू क्या है 1.736। अब इसका मैं इंटीजर करूंगी, इंटीजर ऑफ d2 बाई c2, तो 1 ही आया, ठीक है। अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 190 से, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला है ना, तो वो 190 ही आएगा। अब फिर 190 अब 330 में से 190 करूंगी तो क्या आएगा 140। वैसे ही यहाँ पर मैं क्या डायरेक्टली फॉर्मूला फंक्शन का अप्लाई करती हूँ, फंक्शन ऑफ C2, D2, C2, सेम ही आया 140। इसके बाद आता है सम इफ। सम इफ का एक एग्जांपल लेते हैं। सम इफ में अब एक क्राइटेरिया ले लेते हैं कि अगर वो क्राइटेरिया के अंदर वैल्यूज अगर आती हैं तो वो उन्हीं को सम अप करेगा। सो क्राइटेरिया सपोज करो मैंने सोचा कि यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू क्या है, इस वाले कॉलम में देखते, सपोज करो सी में, ये सी कॉलम जो है ना इसके अंदर 195 है, 2 बार रिपीटेड है, और यहाँ पे 120 है, तो हम सी की बात करते हैं। मैंने क्राइटेरिया ले लिया 195। अब 195 क्राइटेरिया लेने में हमने क्या किया, जो भी इस 195 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो उसी को ही ऐड करके देगा, यानी कि 195 के एडजेसेंट सपोज करो मैं इसको ले सकती हूँ या इसको ले सकती हूँ या इसको ले सकती हूँ। पहले मैं एक एक करके समझते हैं। समिट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा पहले C2 is 2 C9 लिखा। उसके बाद क्राइटेरिया मेरा क्या है K2 के अंदर है ना, क्राइटेरिया मेरा K2 के अंदर है, K2 को लिखा। उसके बाद अब मुझे सपोज करो 195 के अंदर मैं इस जो भी आएंगे उसी को ऐड करेगा। सपोज करो मैंने बी कॉलम में ले लिया, बी कॉलम में मैंने लिया, सारे नंबर्स को लेना पड़ेगा B2 से लेके B9। अब मैंने एंटर की को प्रेस किया तो ये 335 को वैल्यू देगा। वो कैसे देगा, ये 195 ये 195। अब 140 प्लस 195 करके देखो, यानी कि B8 प्लस B9 करके देखो तो 335 ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 195 के करस्पॉन्डिंग
जो भी वैल्यूज आई सामने जो उसकी वैल्यू है उसी को ऐड कर रहा है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने कहा सम इफ, और मैंने क्राइटेरिया यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पे ये इसको भी डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया ले लिया 190 को, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देती हूँ, और सम इफ लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ से लेती हूँ E2 से लेके E9 तक लेती हूँ रेंज में। अब E2 में से लेके E9 के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो कि 190 के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि K3 के ऑपोजिट है। पहले यहाँ पे हमने इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने C2 से लेके C9 तक है ना। इसके बाद फिर हम यहाँ से उन्हीं वैल्यूज को ऐड करेंगे जो वैल्यूज हैं, क्योंकि C2 से C9 है ना उसमें 190 है, और उसके बाद E2 से लेके E9 तक ले जाएंगे वैल्यूज को, फिर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ऐड अप करके देगा। तो 1530। अब 190 के सामने क्या क्या है, 718 है, 718 और कौन सा है 499। once again 190 के corresponding है 812, सॉरी माय बैड, 718 प्लस 812, राइट। एक ये है और एक ये है, तो 1530 ही आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। सो ये फंक्शंस होते हैं, ये कुछ फंक्शंस हैं जिनकी बात हमने आज करी। सो ट्राई टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। थैंक यू।